वालेकुम सलाम सर। आवाज़ आ रही है क्लियर? जी सर, क्लियर। ओके, एक्चुअली मैं पाकिस्तान में हूँ, तो वो जो मेरी रिलायबिलिटी थी ना, वो थोड़ी सी कम होगी इंटरनेट पे। हाँ जी, लास्ट क्लासेस में कोई क्वेश्चन? हेलो? सैफुल्ला, साकिब, अबीर, वजाहत, आप सब लाइन पे हैं। कोई क्वेश्चन कीजिएगा। द रीज़न बीइंग कि आप अगर अल्लाह ना करे आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन ना आए या आवाज़ ना आए, तो डेफिनेटली मुझे अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी पे और स्टेबिलिटी पे शक होने लग जाएगा। सर, नहीं आपकी सर, आवाज़ आपकी सही बात है। ठीक है। वो और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा कॉन्सर्न था आज के लेक्चर के हवाले से। आवाज़ हाँ जी, वैसे ही है सर। ओ अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू यार, शुक्र है अल्लाह का। हाँ, ये बीच में मेरे बच्चे की भी आपको थोड़ी बहुत आवाज़ें आएँगी, बट आई थिंक दैट्स आल्सो ओके। ओके सर, नो इशू। यस सर, कोई इशू नहीं। हाँ जी, यार थकावट उतर गई क्वेश्चन सर पूछते आपकी? हैं। अच्छा, कोई अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पूछिएगा प्लीज़, मुझे क्वेश्चन चाहिए और मज़ा आए इंशाल्लाह क्वेश्चन का। क्योंकि ये मेरा बड़ा अच्छा बैच रहा अगस्त वाला अभी तक। बड़े सीरियस स्टूडेंट्स हैं इसमें, और इससे पहले मुझे कभी भी इतना मज़ा नहीं आया है किसी बैच को पढ़ाते हुए। हाँ, कुछ कमिटमेंट्स पूरी नहीं होती हैं, मिसाल के तौर पे बैच थोड़ा लंबा हो जाता है, ये वाली चीज़ें होती हैं, बट मेरे ख़्याल से आपको इससे इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने पेपर देने हैं दिसंबर में। आपने तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, और मैं तो बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर बनाता हूँ, तो वो तो उनके लिए तो एक नॉलेज इम्पोर्टेंट होता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक सर्टिफ़िकेट लेना है। तो उस सर, पे बस जी, जी। सर मेरा भी ख्याल ये है कि आप जितना डिटेल से पढ़ा रहे हैं वो बेहतर है, भले अगर पेज लंबा हो जाए या ज़्यादा हो जाए, नहीं, मगर ये जॉब डिटेल वाले जो पढ़। पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, जो कहते हैं हमें वो बस जल्दी से सर्टिफ़िकेट चाहिए। ऐसा कोई मसला हुआ तो मुझे बात कीजिएगा, हम लोग मैं उनसे बात कर लूँगा सर्टिफ़िकेट की, पहले दे दें थोड़ा-सा। लेकिन वल्लाह अलम वो मैनेजमेंट इसमें मानेगी या नहीं। लेकिन असल चीज़ ये आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आपने कैबिनेट डिसीज़न 100 और मिनिस्ट्रियल डिसीज़न 259 पढ़ना है, राइट? जी सर। सर ये 265 है, आई बिलीव मिनिस्ट्रियल डिसीजन 265 है। 265 है? एक सेकंड रुकिएगा। ये असल में ये कैंसल हुआ था ना एक मिनिस्ट्रियल डिसीज़न सर अगर 265। किसी को 259 मिला है तो प्लीज बता दे, क्योंकि मुझे 259 मिल नहीं रहा था। ठीक है, नहीं आप ठीक कह रही हैं आई थिंक। 259 किसका था? नहीं, वो कोई और चीज़ है, सॉरी। 265 आप लोगों ने फिर पता नहीं वल्लाह अलम पढ़ा है कि नहीं, क्योंकि मेरी ये इन्फॉर्मेशन गलत हो गई, सॉरी। थैंक यू अबीर। अच्छा, 265 कैबिनेट डिसीजन 100 मिनिस्ट्रियल डिसीजन 265 हुआ ये था अबीर। इसमें ये उन चीज़ों में आता है, जब अभी तक कारपोरेट टैक्स आया तो उन्होंने पहले एक कैबिनेट डिसीजन और मिनिस्ट्रियल डिसीजन इशू किया, और फिर उस पे अमेंडमेंट की। यानी अभी तक पहली कारपोरेट टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं हुई थी कि दो चेंजेस आ गई थी कारपोरेट टैक्स में। पहली जो चेंज थी वो ये वाली थी कि कैबिनेट डिसीजन 100 और मिनिस्ट्रियल डिसीजन 265 को इंट्रोड्यूस करवाया था। यस, दैट इज 265। अच्छा, और पिछले वाले को कैंसिल कर दिया गया था। इसके बाद एक और बड़ी चेंज आई थी, वो पता है कौन सी? आपको मेरे ख्याल से मैंने पढ़ाया हुआ है, बल्कि यकीनन पढ़ाया हुआ है। आपको मैंने मल्टीनेशनल इंटिटीज पे पढ़ने वाला टैक्स बताया बताया हुआ है। जी सर, बताया था आपने। कितना होगा? 15% होगा अगर 15% आई थिंक मिनिमम आपने बताया था कि इतना है। ठीक है। ये भी इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ओईसीडी मैं सारा आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ओईसीडी में पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद मल्टीनेशनल एंटिटीज हमने पढ़ ली थी, डबल टैक्स ड्यूटी हमने पढ़ ली थी। जी सर, हम क्वालिफाइंग इनकम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्वालिफाइंग एक्टिविटीज और एक्सक्लूडिंग एक्टिविटीज के स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स किए थे, आगे उसको डिस्कस करना था। सर मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पर, क्वालिफाइंग एक्टिविटीज में जो लास्ट पॉइंट था एंसिलरी एक्टिविटीज जो कनेक्टेड होती हैं, तो वो हम्म,
आपने कहा था कि कोई भी एसोसिएटेड, तो वो सर कैसे स्टैब्लिश होगा? क्योंकि वो फिर कि ये कनेक्टेड एक्टिविटीज है, कोई लिस्ट होगी या किस तरीके से नहीं, वहां पे जजमेंट अप्लाई की जाएगी? वो एक्टिविटीज इसका कोई इंडिपेंडेंट यूज नहीं है। मिसाल के तौर पे आप एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ओपन की हुई है, लेकिन कुछ पैसे आपके पास इजाफी थे, बच गए, वो आपने किसी और कंपनी के शेयर लेके रख लिए सेविंग के लिए। अब वो आपकी एक्टिविटी नहीं है, आपकी मेन एक्टिविटी नहीं है कि आप शेयर लेके किसी इन्वेस्ट करें, ये आपकी मेन एक्टिविटी नहीं है, मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जो आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? वो है मैन्युफैक्चरिंग। आपने साइड पे सेविंग के लिए एक और बिजनेस एक्टिविटी शुरू कर ली, यानी शेयर लेके इन्वेस्ट कर दिए, या अब आप कह लें कि एक स्टैंड अलोन एक्टिविटी नहीं थी। और अगर अभी एक काम कीजिएगा, ज़रा इसमें जाइए 159 में, सॉरी मिनिस्ट्रियल डिसीजन 265 में, ऊपर डेफिनेशन में पढ़ें, वहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है इसकी। ठीक है, लेट्स सी। जी नहीं, सर, वो यहाँ आई थिंक पर लिखा हुआ है एनी एक्टिविटीज दैट आर एंसिलरी टू स्टैंड द अलोन। क्वालिफाइंग एक्टिविटीज। जी सर, बिल्कुल, जिसका कुछ स्टैंड इन अलोन पैराग्राफ पर्पस। ए टू एम ऑफ दिस क्लॉज, कौन सा ये आपने लिखा हुआ है कौन सर। सा ओपन कैबिनेट मिनिस्ट्रियल डिसीजन खोला हुआ है, राइट? जी सर, उसकी कौन सा? डेफिनेशंस में पॉइंट आर्टिकल 2 के पॉइंट 1 में जो एन लिखा हुआ है, बेसिकली वही जैसे आपने बताया था। उसके अलावा आप कह रहे हैं इसकी डेफिनेशन कहीं और होगी? नहीं, इसकी एक और डेफिनेशन भी दी हुई है, ठीक है। ये एक मिनट इसी में है। अच्छा, ये बाकी सबने भी पढ़ा हुआ है ना, क्योंकि मैं अब उसको डिस्कस कर रहा हूँ, तो आई बिलीव कि ये बाकी सबने भी पढ़ा हो। यस, इसके नीचे आए, ठीक है। अच्छा, मिनिस्ट्रियल डिसीजन है क्या सबके लिए? मैंने आपको लास्ट क्लास में 5 रीज़न बताई थी क्वालिफाइंग फीस ऑन पर्सन की। उसमें पहली थी कि क्वालिफाइंग इनकम होनी चाहिए। क्वालिफाइंग इनकम क्या थी, उसमें हमने फर्दर पढ़ा किसको डिस्क्राइब किया गया है क्वालिफाइंग कैबिनेट डिसीजन 100 में और मिनिस्ट्रियल डिसीजन 265 में। अब आपको ये है मिनिस्ट्रियल डिसीजन 265, इसके नीचे यहाँ पे, ठीक है, नजर आ रहा है सबको हाईलाइटेड पोर्शन? जी सर। ठीक है। अच्छा, हमने क्या क्या कंडीशन पढ़ी थी क्वालिफाइंग फी जोन की? सर हमने कुछ कंडीशंस इसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल, वो पूरी जो लिस्ट हमने बेसिकली बनाई थी सारी। हाँ जी, ये इसके ऊपर है, उसके नीचे आप जाएंगे तो सबकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। अच्छा, क्लास हो क्या रहा है? हो जी ये सर। रहा है कि पढ़ रहे थे रिटर्न, कॉर्पोरेट टैक्स की रिटर्न बनाना। कॉर्पोरेट टैक्स की रिटर्न पढ़ते हुए बीच में एक जिक्र आ गया था कि क्या आप किसी फ्री जोन में इनकॉर्पोरेटेड हैं? ये वो क्यों पूछना चाह रहा है, इसका पर्पस क्या है? हुए इन दोनों चीज़ों को हम पढ़ेंगे जो अभी आपको, जिनके ऊपर मैंने एरो बनाया है, ठीक है। हम इसमें पहले सेकंड एरो की तरफ देखें, फर्स्ट पे बाद में आते हैं। फर्स्ट में वैसे लिखा हुआ क्या है? फर्स्ट में लिखा हुआ है, अभी क्या लिखा हुआ है? फिजोन हैज द टैक्सेबल पर्सन मेड एन इलेक्शन which applied to any of the preceding 4 tax period
टू नॉट टू बी सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट टैक्स एट द रेट एप्लीकेबल टू क्वालिफाइंग फीस ऑन पर्सन्स। ठीक है, अभी नजर आ रहा है अबू बकर? ओके। यस सर। अच्छा, 5 कंडीशन हमने पढ़ी थी। ये इस लाइन को हम जरा बाद में देखेंगे, ठीक है, जो पहला ऐड हुआ है इसको सिर्फ ऐसे ही याद रखना है। इसमें पूछा ये है कि क्या आपने कहीं पिछले 4 सालों के दौरान इलेक्शन किया कि मैं क्वालिफाइंग फी जोन पर्सन के तौर पे इलेक्ट नहीं होना चाहता, यानी मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं मुझ पे 9% टैक्स लगे इरिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं कारपोरेट मैं फी जोन पर्सन हूं या नहीं। सही। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि मैंने आपको बताया, आप सब पढ़ चुके हैं कि 9% टैक्स लगता है अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम, अंडर नॉर्मल टैक्स सिस्टम। कितना टैक्स है? 9% ऑन प्रॉफिट ऑफ 35 above 375,000, ऑन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट above 375,000। यानी जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से 375,000 माइनस करते हैं, बाकी अमाउंट पे आप 9% लगा देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन पैदा हुआ कि क्या जो फी जोन है उस पर भी टैक्स लगेगा, क्या उस पर कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा? उसका आंसर मिला कि सिर्फ उस फी जोन एंटिटी पे लगेगा जो क्वालिफाइंग फी जोन एंटिटी होगी, सिर्फ उस एंटिटी पे लगेगा जो क्वालिफाइंग फी जोन एंटिटी होगी, जो क्वालिफाइंग फी जोन पर्सन होगा। अब सवाल पैदा होता है क्वालिफाइंग फी जोन पर्सन क्या होगा? इधर 5 कंडीशन है। पहला, वो मेंटेन करे एडिक्वेट सब्सटेंस इन द स्टेट। ठीक है, और अगर आप मजीद पढ़ेंगे तो मेंटेन एडिक्वेट सब्सटेंस इन दैट फ्री जोन। अगर एक कंपनी जबल अली फ्री जोन में है तो उसका एडिक्वेट सब्सटेंस होना चाहिए इन दैट फ्री जोन। वजाहत अली कादरी अगर अवेलेबल है तो प्लीज बताएंगे कि एडिक्वेट सब्सटेंस से क्या मुराद है? सर एडिक्वेट सब्सटेंस से मतलब है कि उनका फिजिकल अपीयरेंस होनी चाहिए फ्री जोन में, और ऑपरेशंस होने चाहिए। मेन मेन बिजनेस जो भी कंडक्ट हो रहा है वो उसी फ्री जोन में होना चाहिए। सही। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक कंपनी है वो शम्स फ्री जोन में रजिस्टर्ड है, चाइना से सामान उठाती है और यूरोप में बेच देती है, उसका कोई ऑफिस नहीं है शम्स फ्री जोन में, उसका कोई बंदा नहीं बैठता फ्री जोन में, कोई एम्प्लॉय नहीं है फ्री जोन में, क्या उसका एडिक्वेट सब्सटेंस उस फ्री जोन में है? नो सर। नहीं। ठीक है, ये फर्क है बेसिकली। अब एक्टिविटी आपकी यानी सिर्फ कंपनी ना रजिस्टर करवाई हो बल्कि बाकायदा वहां से बिजनेस हो रहा हो। सही। पहला पॉइंट आप समझ गए, अच्छी तरह से याद रखेंगे, एडिक्वेट सब्सटेंस इन द स्टेट। सेकंड क्या है? डिराइव्ड क्वालिफाइंग इनकम। जी। हो रहा हो उससे क्या मैक्सिमम मुराद है? लाइक ऑफिस हो, वहां पे लोग काम करते हो, एम्प्लॉइज हो, उनको सैलरी जाती हो, इस तरह की चीजें। देखें, एक ये वाली चीज काफी हद तक जजमेंटल है। उसकी वजह यह है कि एडिक्वेट सब्सटेंस इट्स नॉट समथिंग, इसको कहीं उन्होंने क्वांटिफाई नहीं किया कि आपके कितने एम्प्लॉइज होने चाहिए, कितना बिजनेस होना चाहिए। लेकिन एडिक्वेट सब्सटेंस के आपके ऑपरेशन उधर हो। ठीक है, कई जगहों पे तो आपको ये जजमेंट आसान करना, अप्लाई करना बड़ा आसान होगा। जितने भी हल्के लेवल के फ्री जोन है उसमें आपको पता चलेगा कि ना इधर कोई बंदा है, कोई ऑपरेशन का बंदा ही इधर नहीं है। वो तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कंडीशन मीट नहीं हुई। ऑपरेशन आप ये देखें, मेन एक्टिविटी क्या है उसकी, आप एक्टिविटी देखते हैं, आप कहते हैं उसकी एक्टिविटी है इससे मैन्युफैक्चरिंग। बड़ा क्लियर हो जाएगा आपके लिए क्या मैन्युफैक्चरिंग वाकई इधर हो रही है। अगर मैन्युफैक्चरिंग उधर हो रही है ना तो फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सर्न में तो आपको पता है कि एम्प्लॉय उधर ही होते हैं। लेकिन अगर नहीं भी है, रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, तो आप समझ जाएं कि एडिक्वेट सब्सटेंस ऑपरेशन उधर मौजूद हैं। इसका ज़्यादा मतलब अगर एक अच्छे अल्फाज में कहूँ समझाने के लिए तो वो उसके ऑपरेशन उस जगह पे मौजूद हों। ठीक है, क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन पहली कंडीशन है कि उसका एडिक्वेट सब्सटेंस या ऑपरेशन उस फ्री जोन में मौजूद हो। ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड चीज क्या पढ़ी? क्वालिफाइंग इनकम। क्वालिफाइंग इनकम क्या होती है? इनकम फ्रॉम क्वालिफाइंग एक्टिविटीज। इनकम फ्रॉम क्वालिफाइंग एक्टिविटी, ठीक हो गया। जितनी भी एक्टिविटीज आपको क्वालिफाइंग इनकम, क्वालिफाइंग एक्टिविटीज आती है वो क्वालिफाइंग इनकम होती है। अच्छा, और
अदर देन क्वालिफाइंग एक्टिविटीज भी तो होंगी। क्वालिफाइंग एक्टिविटीज होता क्या है? सर क्वालिफाइंग एक्टिविटीज बेसिकली डिफाइन किया गया है, लास्ट क्लास में भी आपने इन डिटेल काफी बताया था। अगर इसको हम आपने बताया था कि फर्दर डिवाइड कर दें, गुड्स रिलेटेड एक्टिविटी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड मटेरियल आ जाएगा। रिलेटेड पार्टी सर्विसेज जिसमें हेडक्वार्टर, ट्रेजरी एंड फाइनेंसिंग सर्विसेज आ जाएगा। हमने लॉजिस्टिक या क्वालिफाइंग एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन वाला था सर, ठीक है, ये सारी क्वालिफाइंग एक्टिविटी। एक्टिविटीज हम पढ़ चुके हैं। अभी आपको ये क्वालिफाइंग एक्टिविटी नजर आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, होल्डिंग ऑफ शेयर्स एंड सर्विसेज, ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ शिप्स, लॉजिस्टिक सर्विसेज, फाइनेंसिंग एंड लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, री इंश्योरेंस, फंड मैनेजमेंट और वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। जो रिलेटेड पार्टीज को दी जाती हैं वो हेडक्वार्टर सर्विसेज या ट्रेजरी एंड फाइनेंसिंग सर्विसेज है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और मटेरियल इन और फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड जोन। डेजिग्नेटेड जोन क्या होता है ये मैंने आपको नहीं बताया था, राइट? आइडिया डेजिग्नेटेड जोन का आपको मैंने बताया होगा कि बताया तो कैसे सर आपने आपने। वो बताया था। खास, हाँ, ठीक है, ओके। सर इसके बाद इससे रिलेटेड ही मेरा क्वेश्चन था, जो आपने डेजिग्नेटेड जोन का बताया था, तो क्या हम डेजिग्नेटेड जोन को रिस्ट्रिक्टेड जोन भी कह सकते हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? रिस्ट्रिक्शन तो देखें हर फ्री जोन में होती हैं। रिस्ट्रिक्टेड जोन क्या कोई ऐसा वर्ड लॉ में इस्तेमाल हुआ है? नहीं, मैं फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन पूछ रही हूँ। नहीं, उनको रिस्ट्रिक्टेड जोन इस सेंस में उनके लिए ये टर्म यूज करना, क्योंकि देखें रिस्ट्रिक्शन तो हर जगह पे होती हैं। हाँ, एंट्री एंड एग्जिट की जो होती हैं, कंट्रोल एरियाज होते हैं, वो होते हैं डेजिग्नेटेड जोन, कंट्रोल फ्री जोन। सर इसमें बेसिकली जैसे आपने बताया था कि हर किसी को एक्सेस नहीं होती है, कोई भी वहां से जाके, जैसे बिल्कुल, आपने एग्जांपल दी हाँ थी जी कि एक बिल्कुल, प्रोडक्ट इस है सेंस में जिसपे कह रहे हैं आप वैट है, ये वही। जी, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड जोन की टर्म यूज करना हम आप करना चाहती हैं नहीं नहीं कर लें, सर, वो लेकिन तो उसका मैं बहुत समझ टाइम है, गई। नहीं नहीं ठीक सर, है। वो तो मैं समझ गई। मैं वैसे क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ रही थी कि लास्ट जो हमारी डिस्कशन हुई थी कि यही थी ना कि लाइक इसमें हर किसी को एक्सेस नहीं होती इन जोन्स को, क्योंकि इनके पर्टिकुलर बेनिफिट्स इनके साथ अटैच होते हैं, विच इज नॉट एक्सेसिबल टू एवरी देखिए, पर्सन। ये आप कह रहे हैं कि हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं होता, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, ये एक जनरल निशानी है जिसको जहन में रख के यूएई की गवर्नमेंट ने एक लिस्ट मुतारिफ करवाई कि लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड जोन, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड जोन अगर आपने चेक करना है ना, तो ये तो सिर्फ निशानी है जिसे यूएई की गवर्नमेंट ने जहन में रख के लिस्ट बनाई है डेजिग्नेटेड जोन की। उसके लिए एक सेपरेट कैबिनेट डिसीजन मौजूद है, जिसमें कैबिनेट डिसीजन नंबर 59 आपको लिस्ट दी गई है इसकी, ठीक है। और ये लिस्ट की आपको बेसिक बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये एक सेपरेट उन्होंने लिस्ट दे दी है, मैंने तो आपको उससे- ठीक है, लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड जोन लिख के सर्च सर कीजिएगा, आवाज आपके पास अपडेटेड लिस्ट आएगी। आवाज ब्रेक हो रही है सर। इसमें मजीद डेजिग्नेटेड जोन एज होस्ट ऐड भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज जहन में रखी जाती है, अच्छा, क्वालिफाइंग एक्टिविटी तो हम समझ गए फॉर एवरीवन। सर आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। जी, वजाहत आवाज बेहतर हुई मंजूर हुसैन। सर आपने भी जो लास्ट बात की है ना, उसमें आपकी आवाज पूरी ब्रेक हो गई थी, तो मुझे तो पॉइंट क्लियर नहीं हो सका अभी आपने जो लास्ट ओके, कहा है। मैंने अभी लास्ट बात बेहतर की है। थी। ओके, मैंने आपसे बोला कि ये जो डेजिग्नेटेड जोन की लिस्ट है, ये यूएई की गवर्नमेंट इशू करती है। टाइम टू टाइम उसे डिपेंडिंग अपॉन देयर जजमेंट अपडेट भी करना पड़ सकता है। हमारे लिए जो असल अथेंटिक सोर्स है वो लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड जोन है जो इश्यू की हो एफटीए ने, ठीक है। ये आप ऑनलाइन गूगल करेंगे, मैं आपसे नहीं शेयर करूंगा, आपने खुद करना है।
लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड जोन, FTA का पेपर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसमें चेंज होती है, आपने खुद लेटेस्ट अपडेट निकाल के पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि अब 40-50 जोन की लिस्ट है, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको पढ़ाऊँ जनरल अंडरस्टैंडिंग, जनरल कॉन्सेप्ट या कि डेजिग्नेटेड जोन क्या होते हैं। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्वालिफाइंग इनकम से फ़र्क क्या पड़ता है, यानी क्वालिफाइंग इनकम तो क्वालिफाइंग एक्टिविटीज से फ़र्क क्या पड़ता है। क्वालिफाइंग एक्टिविटीज आप समझ गए, क्या क्वालिफाइंग इनकम से आने वाली सारी इनकम क्वालिफाइंग इनकम होगी? एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज भी पढ़ा लिया था आपको, राइट? तो इसके सिर्फ स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स आपने डिस्कस किए थे, आगे करना था। ओके, एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज में एनी ट्रांजेक्शन विद नेशनल पर्सन एक्सेप्ट क्वालिफाइंग एक्टिविटीज। नेशनल पर्सन से जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी, अच्छा देखिए, एक्टिविटी दो तरह की नहीं होती हैं, 3 तरह की होती हैं। एक क्वालिफाइंग एक्टिविटीज है, एक एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज है। अगर इन दोनों लिस्ट पे नज़र दोहराएं तो इनके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज दुनिया में मौजूद होंगी। यानी एक्टिविटीज की 2 नहीं बल्कि 3 कैटेगरीज हैं। एक्टिविटीज में 2 नहीं 3 कौमें बसती हैं। अब क्वालिफाइंग एक्टिविटीज वो नेचुरल पर्सन से होंगी तो क्वालिफाइंग इनकम आएगी, लेकिन जो ट्रांजैक्शन नेचुरल पर्सन के साथ होंगी, चाहे वो कोई भी हो, दे विल बी एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज। अगर क्वालिफाइंग एक्टिविटीज इस लिस्ट में फॉल नहीं करती, कोई और एक्टिविटी की जाती है, तो वो फिर एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज में आएगी। ओके, बैंकिंग एक्टिविटीज, इंश्योरेंस एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एंड लीजिंग एक्टिविटीज। ये एक तरह से फाइनेंसिंग एंड लीजिंग एक्टिविटीज, ये भी वही काम कर रही होती हैं जो बैंकिंग कर रही होती है। इसके बाद पॉइंट नंबर ई बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओनरशिप एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कोई बिल्डिंग वगैरह है, अगर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है और फ्री जोन टू फ्री जोन ट्रांजेक्शन हो रही है, देन इट इज क्वालिफाइंग एक्टिविटी, देन दैट इज अलाउड। लेकिन अगर इसमें अब 2 चीजें आ जाती हैं, पॉइंट नंबर ई को जरा देखिएगा। अगर रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उससे कोई भी डील होगी ना उससे रिलेटेड, तो दैट इज एक्सक्लूडेड एक्टिविटी। क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए नहीं यूज होती। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में अगर किसी ने रेंट पे ली हुई है तो वो बिजनेस नहीं कर रहा। कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को ऑन करता है तो वो बिजनेस नहीं कर रहा। तो इसलिए जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से कोई भी चीज डील होगी, चाहे कोई फ्री जोन एंटिटी कर रही हो, दैट विल बी एक्सक्लूडेड एक्टिविटी। ठीक है, अच्छा अब आ गई कमर्शियल प्रॉपर्टी। अब कमर्शियल प्रॉपर्टी है, अगर वो फ्री जोन टू फ्री जोन हुई है डील, फ्री जोन पर्सन, एक फ्री जोन पर्सन ने दूसरे फ्री जोन पर्सन को दिया, तो देन इट इज क्वालिफाइंग एक्टिविटी। बट अदर देन दैट, फ्री जोन पर्सन ने अदर देन फ्री जोन पर्सन दिया तो वो भी एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज होंगी। ठीक है, यानी दोनों कंडीशन, अगर इसको हमने क्वालिफाइंग एक्टिविटीज में रखना है, एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज में नहीं लेके जाते, तो इस काम के लिए आपकी दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। यानी एक तो डीलिंग भी हो कमर्शियल में, कमर्शियल प्रॉपर्टी में डील हो रही हो, और फ्री जोन पर्सन टू फ्री जोन पर्सन डील हो रही हो, क्योंकि ये प्योरली एक ऐसी डील होगी जिसमें एक फ्री जोन पर्सन दूसरे फ्री जोन पर्सन से बिजनेस के लिए फायदा उठाएगा। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। जबकि ऊपर वाली जो एक्टिविटीज होंगी
वो सब किस में आएंगी? एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज में। सर तो फिर इस पॉइंट को इन्होंने उस लिस्ट में क्यों नहीं ऐड कर दिया, कमर्शियल प्रॉपर्टी वाले पॉइंट को यहाँ पर रखने की क्या रीजन? क्वालिफाइंग एक्टिविटीज में क्यों नहीं डाला? राइट, जी। ओके। ये जो एक्सेप्शन है ये असल में क्वालिफाइंग एक्टिविटीज की नहीं है। क्वालिफाइंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? वो क्वालिफाइंग एक्टिविटीज वो वाली हैं जिसमें एक फेज ऑन पर्सन जिससे भी डील करे वो क्वालिफाइंग इनकम, ठीक है। आई रिपीट, जब भी क्वालिफाइंग एक्टिविटीज वाली जो लिस्ट है वो उन एक्टिविटीज की लिस्ट है कि एक फेज ऑन पर्सन किसी से भी डील करे, चाहे फेज ऑन पर्सन से, चाहे मेन लैंड पर्सन से, चाहे आउट ऑफ यूएई पर्सन से, उससे आने वाली इनकम क्वालिफाइंग इनकम और एग्जेम्प्ट हो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में मैंने एक्सेप्शन लिखी हुई है इसमें मैंने बड़ा वाज़िया लिखा हुआ है फ्रीज ऑन पर्सन टू फ्रीज ऑन पर्सन, राइट? समझ गए? सर ये पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी अच्छा, मैंने आपसे ये कहा क्वालिफाइंग एक्टिविटीज की लिस्ट क्या है, किन चीज़ों की लिस्ट है? ऐसी एक्टिविटीज, जरा हम इधर आते हैं। क्वालिफाइंग इनकम की बात की, मैंने आपको बताया कि पहली कंडीशन मेंटेन एडिक्वेट सब्सटेंस, सेकंड कंडीशन कि वो क्वालिफाइंग इनकम डिराइव करे। क्वालिफाइंग इनकम जब भी फ्रीज ऑन पर्सन टू फ्रीज ऑन पर्सन डील होगी, चाहे वो किसी से भी हो, क्वालिफाइंग इनकम इसके, एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा इसको अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखें, ये ऊपर मैंने लिखा फ्रीज ऑन पर्सन टू फ्रीज ऑन पर्सन, यहाँ पे तो तमाम एक्टिविटीज हमने देखी, फ्रीज ऑन टू फ्रीज ऑन जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी, चाहे वो अगर वो एक्सक्लूडेड नहीं है ना तो उनसे आने वाली इनकम क्वालिफाइंग है। इसके नीचे आप देखते हैं इसमें फ्रीज ऑन पर्सन अदर देन फ्रीज ऑन पर्सन से डील करता है। इसमें जितनी भी इनकम आती है वो नहीं होती, वो क्वालिफाइंग इनकम नहीं होती एक्सेप्ट फॉर क्वालिफाइंग एक्टिविटीज। इसको अगर मैं एक और एंगल से एक्सप्लेन करूं, वो ये बनेगा क्वालिफाइंग इनकम से आने वाली, क्वालिफाइंग एक्टिविटीज से आने वाली तमाम इनकम क्वालिफाइंग इनकम होगी, ठीक है। इससे आप मतलब देखिएगा, पहला पॉइंट, फ्रीज ऑन टू फ्रीज ऑन पर्सन, कौन सी इनकम एग्जाम्प्ट है, कौन सी इनकम क्वालिफाइंग इनकम है? एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज को अगर मैं साइड पे रख दूं ना, तो जितनी भी इनकम आ रही है चाहे वो क्वालिफाइंग एक्टिविटीज से आ रही है, चाहे वो क्वालिफाइंग एक्टिविटीज से आ रही है या ऐसी एक्टिविटी से आ रही है जो क्वालिफाइंग भी नहीं है और एक्सक्लूडेड भी नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एक्टिविटीज की दो नहीं तीन टाइप्स हैं, एक क्वालिफाइंग एक्टिविटीज, एक एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज, दोनों की लिस्ट है। एक और टाइप है अदर देन एक्सक्लूडेड, एक और टाइप है जो ना क्वालिफाइंग या ना एक्सक्लूडेड है, ठीक है। जब भी एक फ्रीज ऑन पर्सन दूसरे फ्रीज ऑन पर्सन से डील करता है तो उसकी दोनों तरह की इनकम एग्जाम्प्ट हो जाती है, वो जो क्वालिफाइंग वाली है और जो अदर देन, जो ऐसी एक्टिविटीज हैं जो थर्ड टाइप है, इसको हम थर्ड टाइप कह लेते हैं, जो ना क्वालिफाइंग है और ना एक्सक्लूडेड है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, उन्होंने कहा कि ये जो पॉइंट था एक्सेप्शन जो है, इसको उन्होंने क्वालिफाइंग एक्टिविटीज में क्यों नहीं डाल दिया? क्वालिफाइंग एक्टिविटीज वो होती हैं कि अगर फ्रीज ऑन पर्सन अदर देन फ्रीज ऑन पर्सन से भी डील करे तो वह एग्जाम्प्ट हो। समझ आ रही है? जी सर, ये अब क्लियर हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, इसमें किसी और का, अच्छा अब हम जरा वापस आते हैं। अब हमने एक और एक्टिविटी देखी इसमें, फ्रीज ऑन पर्सन टू नॉन फ्रीज ऑन पर्सन, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। अगर आप क्वालिफाइंग एक्टिविटीज कर रहे हैं ना
तो सिर्फ तब आपकी इनकम एग्जाम्प्ट होगी। यानी क्वालिफाइंग एक्टिविटीज वो प्रिविलेज एक्टिविटी हैं कि एक फ्री जोन पर्सन जिससे भी कर ले उसकी इनकम क्वालिफाइंग इनकम रहेगी। ठीक है, अच्छा ये वाला एक्सेप्शन अब क्लियर हो गई, इसका पर्पज क्लियर हो गया। आगे ऑनरशिप एंड और सर एक्सप्लॉइटेशन एक ऑफ जी। क्वेश्चन था सर। सर हम्म इसमें हमने लिखा है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है उसमें भी अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो भी जो है ये है इसमें। तो सर ये फ्री जोन के अंदर की बात हो रही है ना? तो फ्री जोन के अंदर क्या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी हैं या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी हैं जो बिटवीन फ्री जोन टू फ्री जोन पर्सन ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सिर्फ इस तरह की हो सकती है जो ऐसे एरियाज हैं, ऐसे फ्री जोन हैं जिनमें रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नहीं है, वहाँ पे तो हैं। ठीक है, दुबई इंटरनेट सिटी में है बिल्कुल। डेजिग्नेटेड जोन में लेबर कॉलोनी जी होंगी सिर्फ वहाँ पे काम करने वालों की। अदर देन दैट तो मेरा नहीं ख्याल। तो सर लेबर कॉलोनीज तो ये खुद ही बनाते होंगे ना, फैक्ट्रीज वाले जिनकी फैक्ट्रीज होंगी, तो उनका फिर ट्रांजैक्शन। रेंट पे की हुई होती हैं जी। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा ऑनरशिप और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स। कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेंट पे आप देते हैं अदर देन ट्रेडमार्क। ये याद रखिएगा, जो ट्रेडमार्क है ना, या ऐसी कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसकी रजिस्ट्रेशन लाइक ट्रेडमार्क होती है। ट्रेडमार्क का आपको पता है कि ट्रेडमार्क की बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती है। अगर ट्रेडमार्क की तरह रजिस्ट्रेशन होती है तो फिर वो क्वालिफाइंग में ही आएगी, उसे क्वालिफाइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहेंगे। बाकी तमाम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जितने भी ऐसे राइट्स होते हैं, ये कोई एग्जांपल दे सकते हैं मुझे जिस फील्ड में काम करते हैं ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स अदर देन ट्रेडमार्क? कॉपीराइट हो सकता है सर, किसी चीज का फॉर्मूला हो सकता है, इंग्रेडिएंट हो सकता है, कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट या कुछ ऐसा। उनकी रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या ट्रेडमार्क की तरह का होता है, जैसे ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाते हैं? जी सर, पाकिस्तान में तो है, पेटेंट्स को कॉपीराइट भी होता है पेटेंट सेपरेट रजिस्टर, ट्रेडमार्क भी सेपरेट रजिस्टर होता है। पेटेंट्स जिनकी बोला जाता है। रजिस्ट्रेशन यूएई में ट्रेड लाइसेंस ट्रेडमार्क की तरह होती है वो तमाम क्वालिफाइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। बाकी तमाम की ऑनरशिप रजिस्ट्रेशन वगैरह किसी और को अपना नाम अलाउ करना वो तमाम एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज में आएगा। ठीक है, और इसके बाद कोई भी ऐसी जुड़ी हुई एक्टिविटीज इन सब से कोई भी जो एडिशनल एक्टिविटी हो साथ अटैच हो सकती हो। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स, दीज आर एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज। अच्छा ये मैंने मेरे ख्याल से बताया था, किसी ने मुझसे पूछा था कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये मैंने उसके आंसर के तौर पे बताया था। अच्छा इनकम आपकी सिर्फ वो वाली एग्जाम्प्ट होगी जो उस फ्री जोन से जनरेट हो रही है। और मिसाल के तौर पे आपकी एक कंपनी है जो मेन लैंड में है लेकिन उसकी एक ब्रांच फ्री जोन में है, तो सिर्फ ब्रांच की इनकम एग्जाम्प्ट होगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका था। सर एक क्वेश्चन था कि जी लास्ट टाइम जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि एक मेन कंपनी है जो मेनलैंड में भी काम कर रही है और यहाँ पर भी काम कर रही है, फ्री जोन में भी। जिस तरह सर पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स का रिटर्न होता है उसमें टोटल रेवेन्यू दिखा के फिर उसको हम डिवाइड कर सकते हैं टैक्सेबल में और नॉन टैक्सेबल में। तो इसके हम्म, अंदर जो रिटर्न है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स है, इसलिए कि लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई थी तो उसमें जो इस तरह का सेटअप होगा वो एक रजिस्ट्रेशन तो एक होगी लेकिन एंटिटीज सेपरेट ट्रीट किए जाएंगे और सेपरेट टैक्सेबिलिटी होगी। एक में जीरो होगी और दूसरी के ऊपर जो है फिर 375 से अबव पे हम जाएंगे। तो क्या ये कॉर्पोरेट टैक्स जो का जो रिटर्न है यूएई का उसमें फिर हम कैसे इसको करेंगे, मतलब शो कैसे करेंगे सर दोनों की हम जो आगे सेपरेट रिटर्न इनकम? करेंगे ना, इस रिटर्न के आगे भी फॉर्म्स हैं। ठीक है, अभी हम उसके एक पॉइंट को हम पढ़ रहे हैं कि ये फ्री जोन वाला उसने हमसे क्यों पूछा कि आप फ्री जोन में रजिस्टर हैं या नहीं। ठीक है, राइट सर। ठीक है, वहाँ पे हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। अच्छा एडिक्वेट सब्सटेंस होना चाहिए, क्वालिफाइंग इनकम होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसफ़र प्राइसिंग रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन होती है
और इसके अलावा कौन सी डॉक्यूमेंटेशन होती है? आर्म लेंथ के ट्रांजेक्शन, ऐसी डॉक्यूमेंटेशन आपने कंप्लीट करनी है। ये डॉक्यूमेंटेशन होती क्या है इसका मैं थोड़ा सा बता दूं। ऑल द ट्रांसफ़र प्राइसिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग के काफ़ी सारे सेपरेट कि अगर एक दो एंटिटीज़ के बीच में, दो रिलेटेड पार्टीज़ के बीच में कोई डीलिंग हो रही है, उसके लिए उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, इस काम की प्रॉपर आप डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं। पाकिस्तान में इस पे ज़्यादा काम नहीं होता क्योंकि इधर इतनी बड़ी कंपनी नहीं है। एक मास्टर फाइल होती है। मास्टर फाइल में आपने जनरल अपने पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर लिखने होते हैं, जो कि आपने रिलेटेड पार्टी से डील करते हुए क्या क्या चीज़ें चेक करती हैं, कैसे प्राइसिंग करती हैं, इसको कहते हैं मास्टर फाइल। एंड डीलिंग विद रिलेटेड पार्टीज। और एक होती हैं जिन्हें आप कहते हैं लोकल फाइल। लोकल फाइल में क्या होता है, आपने तमाम डिटेल्ड ट्रांजेक्शन लिखनी होती हैं, क्या हुई, उनको कैसे अकाउंट फाड़ किया गया, ठीक है। इधर किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये जो सर इनका जनरल कोई मास्टर कर लें, जी अभी सर इनका कोई बात कर लें। फिक्स थैंक यू सर। ये मैं पूछ रही थी कि मास्टर फाइल और लोकल फाइल का कोई फिक्स्ड फॉर्मेट होता है? हाँ जी, मुझे नहीं पता अभी तक यूएई की गवर्नमेंट ने इशू किया है या नहीं। लेकिन बाकी जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो तो फॉलो करती हैं, उन्हीं को यूज़ करेंगे। लेकिन इशू करेगी जल्दी, और जल्दी इस पे पीडब्ल्यूसी एक डिप्लोमा भी इशू करने लगे, और इंशाल्लाह ताला हम भी इस पे एक ट्रांसफ़र प्राइसिंग का कोर्स स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफ़र प्राइसिंग लेकिन सिर्फ उसके लिए होगा जो बहुत डिटेल में से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट में एक इंतहाई लुक्रेटिव चीज़ है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। क्योंकि ये कॉर्पोरेट और ये सिर्फ बड़ी कंपनीज में इसकी ज़रूरत होती है। फोर्थ, अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि बाज़ औक़ात बाज़ वजूहात की बिना पे कई कंपनी क्वालिफाइंग फीस ऑन पर्सन होने के बावजूद कहती हैं हम पे टैक्स लगाया जाए, राइट? मैंने आपको पढ़ाया था कि बाज़ औक़ात कंपनीज डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ क्वालिफाइंग फीस ऑन पर्सन इलेक्ट कर सकती हैं कि हम क्वालिफाइंग फीस ऑन पर्सन के तौर पे ट्रीट नहीं होना चाहते। उसकी क्या रीज़न है? ओके, अभी आपको कौन सी स्क्रीन शो हो रही है? सर जिस पे ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन आर्म लेंथ ओके, ट्रांजैक्शन रिलेटेड डॉक्यूमेंट। अच्छा, हुआ ये कि टोटल कंडीशन जो मेंशन थी ना फेडरल डिक्री लॉ में, वो थी 5 कंडीशन, ठीक है। हमने अभी कितनी पढ़ी हैं? 4। हुआ ये कि एक और कंडीशन जिसे डी मिनिमिस रिक्वायरमेंट कहा जाता है, आई थिंक ऐसे ही पढ़ते हैं इसे, कि आपकी जब भी उन्हें इस बात का एक अंदाज़ा था कि जब भी कोई कंपनी फीस ऑन पर्सन कोई काम करेगा तो कुछ ना कुछ इनकी काम इनकम उसकी अदर देन क्वालिफाइंग इनकम भी होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, वो उसकी 95% इनकम तो क्वालिफाइंग इनकम है, लेकिन 5% इनकम नॉन क्वालिफाइंग इनकम है। ऐसे हो सकता है ना? वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और साथ कुछ ना कुछ उसने किसी वजह से इंश्योरेंस सर्विस भी
का काम भी कर रही है, या उसके पास फ़र्ज़ करें वो किसी ऐसे फ्री जोन में वाक़ई है, लाइक मैदान फ्री जोन हो गया, जहाँ पे आपको मल्टीपल एक्टिविटीज़ का लाइसेंस मिल जाता है। वो लॉजिस्टिक्स में शामिल है, इन्वॉल्व है, साथ इंश्योरेंस का काम भी करती है। ऐसी जगहों पे होता ही है कि आपकी अगर ये जो नॉन क्वालिफाइंग इनकम है, ये अगर 5% तक है, तो यू आर स्टिल अ क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन। लेकिन अगर आपकी नॉन क्वालिफाइंग इनकम मोर देन 5% है, तो फिर आप क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन नहीं रहते। आप देखिए, अगर आप कंपनी है गाड़ियां बेचने की, साथ आपने पंचर की दुकान भी खोली हुई है, तो ठीक है, पंचर ज़रूरत होती है गाड़ियों की। लेकिन अगर आपकी फ़र्ज़ करें कि 50% इनकम पंचर की दुकान से आती है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो पंचर है की दुकान है, वो मेन एक्टिविटी है। वो ऐसा नहीं है कि आपकी मेन एक्टिविटी सिर्फ गाड़ियाँ बेचना है। आपकी दोनों दोनों बिजनेस आपके बिजनेस हैं और सेपरेट बिजनेस हैं, ठीक है। अगर कोई एक्टिविटी आप साइड पे कर रहे हैं, नॉन क्वालिफाइंग इनकम है, वो 5% तक तो ठीक है, हो सकती है, लेकिन अगर इससे क्रॉस कर जाएगी ना 5% को, तो फिर आपकी सारी की आप क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन नहीं रहेंगे, आपकी 100% इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ आ गया। अच्छा, अब सवाल क्या है, तवज्जो से सुनिएगा। एक बड़ी अहम चीज कि अगर आप फ्री जोन पर्सन हैं, आपकी नॉन क्वालिफाइंग इनकम लेस देन 5% है, इसके बावजूद आपको एक नुकसान होगा, पता है क्या? आपकी 95% इनकम तो जीरो पे होगी, लेकिन आपकी जो 5% है ना, वो कंप्लीट इनकम 100% इनकम विदाउट एनी थ्रेश होल्ड ऑफ 375,000 इस पर इररिस्पेक्टिव ऑफ, यानी आपकी इनकम 375,000 से कम भी है तो 100% टैक्स लगेगा। हाँ जी, क्वेश्चन अभी समझ आ रही है? सैफुल्लाह, अब्दुल रहमान एंड मंजूर हुसैन। सर इसकी कोई एग्जांपल जी हो सर, बिल्कुल सकती समझ आ है रही इसमें न्यूमेरिकल कोई एग्जांपल हो जिसमें ये वाकई इस तरह कर रहे हो लोग बचाने के लिए ना? नहीं, ये लास्ट वाला दोबारा समझा दीजिए। जी लास्ट वाला पॉइंट असल थोड़ा और क्लियर कर दीजिए। ओके। हम फर्ज करें कि कर रहे हैं बिजनेस, हमारा जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो है AED 2 मिलियन। इसमें क्वालिफाइंग एक्टिविटीज की कोई एग्जांपल दें। क्वालिफाइंग एक्टिविटीज कौन सी हो सकती हैं? क्वालिफाइंग एक्टिविटीज से जो प्रॉफिट आया है इसमें से वो आया है। क्वालिफाइंग एक्टिविटीज कौन सी होंगी? कोई एक एग्जांपल प्लीज। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग रख लेते हैं सर, टेक्सटाइल या गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग आ गया, ठीक है, ओके। या लॉजिस्टिक्स आ गया, री इंश्योरेंस आ गया, ठीक है, हेडक्वार्टर सर्विसेज या ट्रेजरी सर्विसेज रिलेटेड पार्टीज आ गया, सही। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑपरेशन ऑफ शिप्स आ गया, लॉजिस्टिक्स आ गया, फाइनेंसिंग एंड लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट आ गया, ये ठीक है।
अब हमने क्वालिफाइंग एक्टिविटी से प्रॉफिट कमाया है 1,200,000 का, ठीक है। ये तमाम डील्स हुई हैं, हम ज़रा इधर मजीद चीज़ें भी टेस्ट करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये तो तमाम क्वालिफाइंग एक्टिविटीज़ हमने की हैं, ये की हैं विद फ्री जोन एंड नॉन फ्री जोन। कुछ ट्रांजेक्शन इसमें से फ्री जोन पर्सन के साथ हुई हैं और कुछ नॉन फ्री जोन पर्सन के साथ हुई हैं। क्या होगी, क्या ये सारी क्वालिफाइंग इनकम बनेगी? यस सर, दोनों हो जाएंगी, तो दोनों। क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। ओके, कुछ प्रॉफिट आया आपको थर्ड एक्टिविटीज, थर्ड ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। थर्ड ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज मेरी अपनी बनाई हुई इस्तेलाह टर्म है और ये मैंने आज ही बनाई है, ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो ना क्वालिफाइंग एक्टिविटीज़ हैं ना एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज़ हैं। ये हुई हैं फ्री जोन पर्सन के साथ। इनमें से आपको आए हैं 5 लाख। क्या ये क्वालिफाइंग इनकम है? सर क्वालिफाइंग इनकम कोई सर। कोई भी एक्टिविटी सर फ्री जोन टू फ्री जोन इज क्वालिफाइंग एक्सेप्ट एक्सक्लूडेड। ठीक है, ये एक्सक्लूडेड नहीं है, थर्ड ग्रुप है। ओके, ये भी क्वालिफाइंग इनकम है। ओके, प्रॉफिट फ्रॉम थर्ड ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज with non-free zone person. ये क्या होगा? सर नॉन क्वालिफाइंग इनकम सर। नॉन क्वालिफाइंग इनकम। नॉन क्वालिफाइंग। डील हुई है, उसका जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, जो ट्रांजैक्शन का फायदा उठाने वाला है, वो है फ्री जोन पर्सन। इससे आपको आए हैं कितने? 1 लाख। हाँ जी, अब क्या होगा? सर नॉन क्वालिफाइंग इनकम। अब जरा हम इसकी देखते हैं। टोटल हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट बना है 2 मिलियन। इसमें से क्वालिफाइंग एक्टिविटीज कितने हैं? सर 1.7 मिलियन। नॉन क्वालिफाइंग कितने हैं? नॉन क्वालिफाइंग इनकम कितनी है? 300,000। 300 सर। क्या ये 5% से ऊपर बनती है? नॉन क्वालिफाइंग इनकम 5% से ज़्यादा जाती है? I will say yes, 15%, right? इस पे टैक्स कैसे लगेगा? इस पे टैक्स ऐसे लगेगा, AD 2 मिलियन ठीक है, एवरीवन एग्री? सर 146,250। ठीक है, नहीं कॉन्सेप्ट समझ गए ना, कैलकुलेशन तो जो भी हो, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस पे हम क्वालिफाइंग इनकम को इंक्रीज करने लगे हैं। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है। जी, इसकी तो फिर भी सर जो क्वालिफाइंग इनकम है वो तो फिर भी नॉन क्वालिफाइंग से ज्यादा है, मतलब उनका तकरीबन 85% वो क्वालिफाइंग इनकम से है और जस्ट 15% उनकी वो है।
मैंने आपको डी मिनिमस रिक्वायरमेंट्स पढ़ाई है, ठीक है। अगर 5% से ज़्यादा आपकी नॉन क्वालिफाइंग फ्री जोन चली जाए ना, अगर 5% है तो यू आर स्टिल अ फ्री जोन पर्सन, लेकिन अगर नॉन क्वालिफाइंग इनकम 5% से ज़्यादा है तो फिर आपका मुकम्मल तौर पे फ्री जोन पर्सन नहीं रहेगा, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अब मैंने चेंज किया, ये 5 को मैंने 7 कर दिया, ठीक है, 5 वाला 7 का हो गया, बल्कि हम इसको बढ़ा देते हैं, 750 कर देते हैं, ठीक है। इसको हम कर देते हैं 0 और इसको हम कर देते हैं 50,000। अब मुझे बताएं, नॉन टोटल है 2 मिलियन, क्वालिफाइंग इनकम है आपकी 1,950,000, जबकि सिर्फ 50,000 दिरहम आपका नॉन क्वालिफाइंग इनकम है। अब कितना बनता है? सिर्फ 50,000 पे लगेगा 9% टैक्स। 2.5% सर। ये 2.5% बन रहा है। तो अगर ये 5% से कम है, डी मिनिमस रिक्वायरमेंट मीट हो रही है, तो अब होगा ये जो 1,950,000 है, ये क्वालिफाइंग पर्सन है या नहीं? क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर ये रिक्वायरमेंट्स ने सारी पूरी कर ली हैं, यानी ये एडिक्वेट सब्सटेंस भी यूएई में है, हमने पहले 500 चीज़ें देखनी है, डी क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन यूएई में है, क्वालिफाइंग इनकम कमा रहा है और डी मिनिमस रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है, और तमाम इसने ट्रांसफर प्राइसिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी की हुई है। तो ये होगा कि 50,000 जो आपका टैक्स लगेगा ना, क्वालिफाइंग इनकम पे कितना लगेगा अगर आप फ्री 0%। जोन पर्सन? और नॉन क्वालिफाइंग इनकम पे कितना लगेगा? सर 9% इसमें कोई माइनस नहीं करना, वो जो 375,000 माइनस करते थे वो नहीं करना। वो क्यों नहीं करना? उसकी वजह ये है, स्टेट का पॉइंट ये है कि जब हम आपको इतनी आपकी मेजॉरिटी ऑफ इनकम 95% इनकम ये 0 पे कर रहे हैं टैक्स, तो फिर हम इसमें आपको मजीद रिलीफ क्यों दें, ठीक है। ठीक है, बाज़ औक़ात इस तरह की कंसिडरेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मेंटेन रखना ये इतना ज़्यादा लगता है कि वो कहते हैं कि वी डोंट वांट टू बी अ क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन। सर लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन तो वैसे भी मेंटेन रखनी होती है ना, ट्रांसफर प्राइसिंग की और आर्म्स लैंड ट्रांजैक्शन वाली। हम नहीं, फ्री जोन अगर आप क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन नहीं है तो फिर आपको थ्रेशोल्ड वगैरह फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। एंड अदर देन दिस भी कई रीजन हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपने एक क्लाइंट की बात करूं, उसकी होल्डिंग यूरोपियन कंट्री की है, तो उनकी कोशिश होती है कि वो यूएई में टैक्स दें ताकि उन्हें यूरोप में टैक्स ना देना पड़े। ऐसे केस में उन्हें एक इलेक्शन का ऑप्शन दे दिया गया, ऑप्शन टू इलेक्ट, कि वो उनकी 100 वो क्वालिफाइंग फ्री जोन होने के बावजूद वो चाहते हैं कि हम अंडर नॉर्मल टैक्स डिज़ाइन, नॉर्मल टैक्स सिस्टम, ठीक है,
नॉर्मल टैक्स सिस्टम के अंडर उन पे टैक्स लगे, यानी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपने इस साल चूज किया, इलेक्ट किया कि आपने नॉर्मल टैक्स सिस्टम के अंडर टैक्स होना है, तो आप अगले 4 सालों तक, अगले 4 टैक्स ईयर तक इस डिसीजन को रिवर्स नहीं कह सकते। हाँ जी, ये इनका लॉ है क्या? जी मैं आपको ला ही पढ़ा रहा हूँ ना, ला है इनका। टैक्स ला, टैक्स इज अ लॉ। ओके, अच्छा अब हम आ जाते हैं वापस अपनी पुरानी, जहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया था। यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने आपको दिए थे। मैंने आपको सेकंड पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन मैंने आपको पहले वाले एरो को इग्नोर कर दिया था। जरा पहले वाले एरो पे वापस आ जाएं। आप पढ़ें। हाँ जी, एनीवन? Has the taxable person made an election which applied to any of the proceeding 4 tax periods to not be subjected to corporate tax at the rate applicable to the qualifying free zone person? ठीक है, इससे क्या पर्पज निकलता है? इससे कोई समझ में आता है ये क्यों पूछा गया है? यस सर, सर अगर किसी ने लास्ट ईयर ऑप्ट कर लिया है तो अगले 4 सालों तक उसका नॉर्मल टैक्स अप्लाई होगा ना सर। 4 सालों तक उस पे फिर वो जो 0% वाला एप्लीकेशन। अच्छा, एक और बात बताएं, इसमें नीचे नो जो है वो ब्लर हुआ है, इसकी रीजन क्या है? इधर ब्लैक हम हुआ। लोगों ने फ्री जोन को सिलेक्ट नहीं किया हुआ अभी। अच्छा, अगर कर भी लाएं तब भी इसकी कोई और रीजन भी हो सकती है। पिछले 4 सालों में क्या कॉर्पोरेट टैक्स था? पहली दफा हम इलेक्ट करने लगे हैं, 4 टैक्स पीरियड गुजरे ही नहीं है अभी तक। अभी तक पिछला टैक्स पीरियड था ही कोई नहीं, ठीक है। समझ गए? ओके, सेकंड सर पॉइंट तो यही पॉइंट जब हम स्मॉल बिजनेस रिलीफ में देखते हैं कि प्रीवियस 2 इयर्स का भी, तो वो फिर उस पे भी यही चीज अप्लाई होती है। थोड़ा सा आगे हमारे पास स्मॉल बिजनेस रिलीफ का भी इलेक्शन आएगा, ठीक है। अभी तो हम उसे जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्या हम क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन हैं या नहीं है, क्या हम रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं। अभी हम ये वाली चीज़ें उन्हें बता रहे हैं, ठीक है। ये पहला फॉर्म है। अच्छा, अगला है उसके बाद, क्या आप यूएई में इनकॉर्पोरेट हुए हो? ये तमाम चीज़ें हमने देख ली कि वो क्यों पूछ रहा था। इसके आगे पढ़ते हैं। जो ही मैंने सिर्फ यस किया ना, इफ द टैक्सेबल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड इस्टेब्लिश्ड और अदरवाइज रजिस्टर्ड इन अ फ्री जोन, इसे मैंने यस किया तो इसके नीचे एक और चीज़ ओपन हो गई। आखिरी वाला पॉइंट देखें। जो ही मैंने यहाँ पे यस किया है, आपके पास इससे अगला एक और ऑप्शन आ गया। सर अगर हम इसको यस कर देंगे तो फिर अगले 4 साल तक हम जो है वो टैक्स देंगे, उसके बाद हम इलेक्ट कर सकते हैं दोबारा कि हम टैक्स रिजीम से फायदा उठा सकते हैं नहीं उठा सकते।
सॉरी, नेट डिस्कनेक्ट। पाकिस्तान में ये वाला मसला हो जाता है कभी कभार। वेलकम टू पाकिस्तान सर। आओ बच्चों, शेयर कराएं हम तुमको पाकिस्तान की। ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतना अच्छा मुल्क दिया है। अब मैं यूएई से आया हूँ ना, अगर मैं आपको पाकिस्तान की खूबियाँ गिनवा सकता हूँ बहुत सारी, जो मैं यूएई में नहीं देख सका। अच्छा जी, जब मैंने पहले वाला पॉइंट यस किया तो फ़ौरन एक अगला पॉइंट ओपन हो गया। हाँ जी, क्या आप, जब मैंने इसे यस किया कि क्या ये फ्री जोन में इनकॉर्पोरेटेड है, इसने मुझसे अगला पूछा क्वेश्चन कि क्या आप ये चाहते हैं आप पे नॉर्मल टैक्स रिजीम लगे। अभी तक इसने मुझसे ये नहीं पूछा कि क्या मैं क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन हूँ या नहीं, रिक्वायरमेंट्स मीट करता हूँ या नहीं। इसने पहले मुझसे पूछा है कि क्या आप चाहेंगे कि आप पे नॉर्मल टैक्स रिजीम लगे। क्या इसका पहले ये वाला सवाल पूछना बनता था? क्या इससे पहले ये पूछना चाहिए था कि आप क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन हैं या नहीं? सर लेकिन सर अगर मेरा पहले ख्याल है ही वो वो तो सिलेक्ट कर लेगा तो फिर क्वालिफाइंग वाला तो सवाल ही फिर नहीं आएगा ना। हाँ, सवाल ही नहीं आएगा, उसे इतनी असेसमेंट क्या करनी है। ठीक है, इन्होंने उसकी ज़िंदगी आसान बनाई। अच्छा, इसे अगर मैं नो करूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि मैं देखूँ कि अगर मैं क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन बनता हूँ तो मैं तो चाहता हूँ 0% टैक्स लगे। मैं अगर इसे नो करूँगा तो एक नया, अगर यस करता हूँ तो इधर ही ख़त्म हो जाता है, नो करता हूँ तो एक नई स्लाइड ओपन हो जाती है। क्या कहते हैं उसे, नया कट्टा खुलना। एक नया, इसे नो किया तो आ गया कि क्या आप क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन होने की रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं। हाँ जी, अब मैंने उसे बताना है यस या नो। ठीक है, एक और लास्ट स्लाइड ओपन हो गई। जब मैंने नो किया तो उसने मुझसे पूछा कि क्या आप क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन की कंडीशन मीट करते हैं, यस या नो। जब आपने खुद देखना है भाई, यस है कि नो है। ठीक, अगर आप ये समझते हैं अपनी क्लाइंट की, आपने अक्सर देखे होंगे जो यूएई में, दुबई में आपके दोस्त होते हैं या वहाँ पे सर्विसेज देते हैं, कारपोरेट टैक्स इम्पैक्ट असेसमेंट। ये कारपोरेट टैक्स इम्पैक्ट असेसमेंट करनी है कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या आप फ्री जोन पर्सन बनते हैं नहीं बनते। तमाम रिक्वायरमेंट सामने रखनी है, क्या वो डॉक्यूमेंटेशन मीट कर रहा है, क्या उसकी एक्टिविटीज़ किस तरह की हैं। ये आप लोगों के पास अगर कोई ऐसा असल में क्लाइंट आ जाएगा ना, आपने उसकी कॉर्पोरेट टैक्स इम्पैक्ट असेसमेंट करनी है कि यस वेदर इट इज़ अ फ्री जोन और नॉट अ फ्री जोन, वेदर इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कॉर्पोरेट टैक्स का। वहाँ पे आपको बड़ा मज़ा आएगा जो आज हमने पढ़ा उसको अप्लाई करने का, ये देखने का कि इस पे कितनी परसेंटेज बनती है टैक्स की। सबसे पहले तो ये देखना है अगर वो फ्री जोन में वाक़ई है तो क्या वो क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन है या नहीं है। इसमें आपने प्रैक्टिकली कंडीशन देखनी है, उसकी नॉन क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन की इनकम देखनी है, उसकी नॉन क्वालिफाइंग इनकम देखनी है, कितनी परसेंटेज बनती है, डी मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट होती हैं या नहीं होती हैं। अगर ये प्रैक्टिकली आपके पास कोई सिनेरियो आया तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय दैट अ लॉट। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन?
Anyone having any question? Anyone having any ये question? जी यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा कि ये Oh, good. कम होती है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट करनी होती है या ऑडिटर हमें कैलकुलेट करके देता है कि ये जो है वो सोर्स ऑफ इनकम इनका क्या होगा? कौन से ऑडिटर की बात कर रहे हैं आप? कॉर्पोरेट रिटर्न फाइल करने के लिए ऑडिटेड फाइनेंशियल होने जरूरी होते हैं ना? अच्छा, ये इनका क्वेश्चन है कि क्या, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर होना लाजमी है? ऑडिट क्या होता है? ऑडिट का अगर किसी को नहीं पता तो वो ये चीज़ है कि अगर किसी ने एक अकाउंट्स बनाए हैं, एक एक्सटर्नल पार्टी आके, एक एक्सटर्नल क्वालिफाइड बंदा आकर, अप्रूव फर्म आके चेक करती है आपके अकाउंट्स और स्टैम्प करती है अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे कि क्या आपके अकाउंट ठीक है या नहीं, क्या वो एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर देते हैं या नहीं। ठीक है। अच्छा, अब इनका क्वेश्चन है कि क्या एज पर अंडर कॉर्पोरेट टैक्स क्या ज़रूरी है कि हर कंपनी अपनी कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए अपने ऑडिट करवाए? सब सुन लें प्लीज़। 50 मिलियन दरम से ऊपर का रेवेन्यू है, 50 मिलियन दरम से ऊपर का रेवेन्यू है तो ऑडिट लाजमी है। ये मेरे ख्याल से मैंने आपको तब भी बताया था जब मैंने आपको 3 मिलियन दरम से नीचे का और 50 मिलियन दरम से ऊपर IFRS फॉर SMEs ये तमाम रिक्वायरमेंट्स बताई थी। इसके अलावा जो फीस ऑन पर्सन होता है उसने अपने अकाउंट्स ऑडिट लाजमी करवाने होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका रेवेन्यू कितना है। ठीक है। अच्छा, ये ऑडिट इनका क्या करता सवाल है? ये था इनका सवाल ये था कि अगर जब एलिजिबल होगा ऑडिट के लिए तो ऑडिटेड अकाउंट्स जो बना के देते हैं का जो भी कंसल्टेंट होते हैं वो ये चीज ड्राइव करेंगे कि हम खुद करेंगे, ओके, हम लेट मी अभी कंप्लीट। ऑडिटर नहीं है। अच्छा, अब अगर ऑडिट हुआ है या नहीं हुआ ये तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे। जो ऑडिटर होता है ना, वो आपका क्या करता है, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाता है, उस पे स्टैंप लगा देता है। अब होता क्या है, मंजूर हुसैन साहब, आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि जो अकाउंट ऑडिट हुए होते हैं ना, उनमें कुछ एडजस्टमेंट आप करते हैं। उसमें से कुछ ऐसी इनकम होती है जो कि अकाउंट्स के लिए तो होती है, अकाउंट्स में तो आपका प्रॉफिट होती है, लेकिन आपको टैक्स के लिए एग्जेम्प्ट होती है। कई एक्सपेंसेस आपको अलाउ कर रहा होता है आपका अकाउंट्स वाला ऑडिटर, लेकिन टैक्स में आपको ऐड बैक करने पड़ती हैं। ये टैक्स प्रोफेशनल की फील्ड है, ये ऑडिटर की फील्ड नहीं है। वो ऑडिट टैक्स कंप्यूटेशन बनता है। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे भी टैक्स कंप्यूटेशन हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। ये हमारा पहला फॉर्म था, ऊपर देखें टैक्स पेयर डिटेल्स, ये फिल हो गई हैं। अब हमारे पास आ गया इलेक्शंस। इलेक्शन के आगे लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्केजुअल्स। यहाँ पे मैं ज़रा इसका ओवरव्यू दे दूँ। पहले है टैक्स पेयर डिटेल्स, इसमें हमने तमाम चीज़ें इन्फॉर्मेशन उसे दे दी। सेकंड इलेक्शन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कुछ ऐसे डिसीजन लाएंगे जिनका इम्पैक्ट हमारे आने वाले सालों में पड़ेगा। उसके बाद अकाउंटिंग स्केजुअल में हमने अपने अकाउंट लिखे होंगे। अकाउंटिंग एडजस्टमेंट एंड एग्जेम्प्ट इनकम, कोई ऐसी इनकम आपने शुरू में तो बताया आपके अकाउंट्स में क्या लिखा हुआ है, फिर आगे उसमें बताया उसमें कोई एग्जेम्पशन है, कोई एड बैक्स हैं, फिर उसमें आपने रिलीज बताए। 6 में इसके अलावा कौन कौन सी अदर एडजस्टमेंट्स होंगी। 7 टैक्स लाइबिलिटी एंड टैक्स क्रेडिट, और उसके बाद है रिव्यू एंड डिक्लेरेशन। अच्छा, ये वाली आज मैं आपको इंशाल्लाह ताला क्लास के बाद कल मॉर्निंग में आप मुझे रिमाइंड करवाइएगा, मैं आपकी वाली स्लाइड भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, हमने सेकंड वाला फॉर्म इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। ठीक है, इश्तियाक अब्बासी, आओ बच्चों मैं सैर कराऊँ तुमको कश्मीर को। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपके कश्मीर भी अगर आए तो आप कुछ सैर वगैरह करवाएंगे, हाँ तो हम जाएंगे। सर ये जो Anyone? पिछली साइड जी गुजरी है सर, ओ, जी इसमें अगर हम वहाँ पे यस करते, क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन यस करते, फिर वो हमसे कोई और नहीं मांगता नहीं रिक्वायरमेंट्स? मैंने जो आपको स्लाइड में जहाँ तक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ना, वो मैंने मैक्सिमम जा पे दिया है, यानी जाके दिया, यानी अगर उसमें कहीं पे और ऑप्शन आता ना तो मैंने उसका भी स्क्रीनशॉट लेके शेयर किया होता आपसे, वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है,
क्योंकि यानी कि अगर हम यस करते हैं वहां पे कि हम क्वालिफाइंग फ्री पर्सन है, लेकिन वो आगे हमसे कोई और रिक्वायरमेंट नहीं मांगेगा, वहां पे खत्म नहीं कर और देगा वो। रिक्वायरमेंट होगा जी, वो उसे उधर ख़त्म कर देगा। फिर उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, वो पता है किन फॉर्म पे पड़ेगा? जो आगे आपकी टैक्स कैलकुलेशन वगैरह हो रही होती है, उसमें 0% का रेट आ रहा होता है, ठीक है? ओके क्लास, मज़ा आ रहा है वैसे पढ़ने का? जी काफी जो है वो बेहतर है लर्निंग जो प्रोसेस है हमारा। अब हम प्रैक्टिकल चीज़ों पे आ गए हैं, हम थोड़ी एडवांस लेवल पे चले गए हैं। यानी अब अगर आपने पहले से चाहे सीए किया हुआ है, चाहे एससीए किया हुआ है, चाहे पाकिस्तान में 50 साल का एक्सपीरियंस है, ये यूएई की जो चीज़ हम अभी पढ़ रहे हैं ना, दैट वेरी स्पेसिफिक टू यूएई। सर मेरा एक क्वेश्चन था, लेकिन वो आज के टॉपिक से नहीं था, वो स्मॉल बिजनेस रिलीफ का था। क्योंकि जैसे हमने फर्स्ट देखा था, उसने हमसे पूछा था कि हमने देखा था कि वो रेवेन्यू का क्यों पूछ रहा है। तो मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ, या फिर वो हम आगे जाके उसको मजीद डिटेल में देखें? आप पूछ लेंगे, पूछ लें। सर अगर स्मॉल बिजनेस रिलीफ जो क्लेम करता है, वो एक तो सिंप्लीफाइड रिटर्न फाइल करेगा, और दूसरा जो मैं उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ी थी, उसमें ये था कि ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट उसके लिए नहीं है, अलबत्ता आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट उसके लिए जरूर है। लेकिन वहां पर एट द सेम टाइम ये भी लिखा हुआ था कि ये चीज जो है वो प्रिवेंट नहीं करती एफटीए को कि वो रेजिडेंट पर्सन के कॉर्पोरेट टैक्स अफेयर्स के बारे में इंक्वायर नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस या फिर आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। तो जी अब इसमें अगर हमें एडवाइस देनी पड़ती है क्योंकि सिंप्लीफाइड रिटर्न में उसको उस वक्त तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं देनी है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि लेकिन वो कंप्लाइंस तो वो ही करेगा ना, ऑल्दो वो स्पेसिफाई करें कि यू डोंट नीड टू फाइल ट्रांसफर प्राइसिंग की डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन फिर साथ में वो ये भी बता रहा है कि वो किसी भी पॉइंट पे अगर उसको डाउट होता है तो आपसे इंक्वायर कर सकता है। तो दिस मीन्स कि कंपनी को तो फिर अपनी वही चीजें मेंटेन करनी है ना, ट्रांसफर प्राइसिंग मास्टर की फाइल भी और और लोकल आर्म्स फाइल लेंथ की, की। मास्टर फाइल और लोकल फाइल की जो है चीज़ें वो एक डिफरेंट है। आर्म लेंथ की ट्रांजैक्शन इतनी ही होती है कि आपको बस ये पता चला सकें कि आपने उसमें कुछ छुपाया हुआ तो नहीं है, कोई 3 मिलियन दिरहम के थ्रेशोल्ड का फायदा उठा के आपने चीज़ें अपनी छुपा तो नहीं ली, ठीक है? सिर्फ इस काम के लिए होता है। और जो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जो सिंप्लीफाइड रिटर्न है, वो इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? रिटर्न छोटी हो जाएगी 3 मिलियन दिरहम के रेवेन्यू की वजह से। सर एक क्वेश्चन था, जिस तरह ये फ्री जोन, हेलो जी जी। सर, आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही है। हेलो। जी जी, सर आ ये रही है। बेसिकली जिस जिस तरह सर पाकिस्तान में है कि हम एक सेक्शन है प्रॉपर 177 का या 25 का, कि हम जो है ऑडिट कर सकते हैं, तो क्या इसमें भी इस तरह का कोई है कि जिस तरह फ्री जोन वाली जो एंटिटीज हैं उनको हमने ठीक ठाक जो है ना टैक्स इंसेंटिव दिया हुआ है, तो क्या उनका ऑडिट का सिलेक्शन सिलेक्ट करके उनका प्रॉपर, इसलिए कि ये सेल्फ असेसमेंट पूरी कर लिए, यस और नो, दैट्स इट, तो हम क्या उसमें ऑडिट कर कोई है सकते इस हैं? तरह क्राइटेरिया कि आपका ऑडिट क्वेश्चन ये करवाना है है कि अपने आप का होगा, नहीं या नहीं इस नहीं, तरह का कोई ऑडिट, आपका कुछ? क्वेश्चन ये है कि क्या वो ऑडिट कर सकते हैं या नहीं? द आंसर इज यस, वो किसी भी एंटिटी का कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, लेकिन ये वो चीज़ है जिसमें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल गाइडेंस इसकी मौजूद नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अभी तो नया नया कॉर्पोरेट टैक्स आया है, कोई चंद एक कंपनी ने रिटर्न फाइल किया है अभी तक, तो अभी इतना उनके पास एरिया ऑफ सिलेक्शन ही नहीं है, तो अभी तक तो उन्होंने कोई ऑडिट वगैरह ओपन ही नहीं किए। जब वो काम शुरू करते हैं, जब रिटर्न फाइल हो चुकी होती हैं, तब इसके हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी कि वो कौन से प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है क्लास? ओके, सर लेकिन ये अल्लाह चीज इसलिए हाफिज़। इम्पोर्टेंट, सर ये जी मैं कह रही थी कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन और ये ऑडिट वाली चीजें तो अभी से अपनी सिग्निफिकेंस रखती है ना, क्योंकि ऑडिट तो अगर आगे जाके वो स्टार्ट करते भी हैं, तो अब देखें, जिस साल की डॉक्यूमेंटेशन आपने रिटर्न। अभी, जी हाँ सर। डॉक्यूमेंटेशन आपने मेंटेन करनी है, बट ऑडिट कैसे करेंगे एफटीए वाले प्रैक्टिकली? मेरे ख्याल से शायद क्लास ओवर हो गई।